लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रिटाइजेशन टेक्निक और फाइनाइट डिफरेंस मेथड जो है उसके मुताबिक बातचीत की थी। आज उसी की एक्सटेंशन है। आज हम देखेंगे कि मैटलैब कोडिंग के जरिए हम किस तरीके से टू डायमेंशनल हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अगर मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करूं तो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी उसमें 3 डिफरेंशिएशन टेक्निक्स के ऊपर मेनली बात हुई थी। एक आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंसिंग टेक्निक थी कि अगर हमारे पास अवेलेबल है डाटा i+1 या j+1 i के ऊपर किसी फॉरवर्ड स्पेस में मूव करते हुए नोड्स के ऊपर, तो हम जो अपना ग्रेडियंट है वो फाइंड कर सकते हैं। यस, इसको हम पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, अगर हम इसको ज़्यादा तफसील में जाए तो ये हमारे पास निकल के आता है स्ट्रेन रेट के तौर पे। इसी तरीके से आपके पास जो होती है वो बैकवर्ड डिफरेंसिंग और आपके पास सेंट्रल डिफरेंसिंग होती है। और इसी के ऊपर अगर मजमूए पे चलते जाए तो हमें पता है, हमने ही कैलकुलेट किया था कि अगर आप सेकंड ऑर्डर अपनी डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहें किस तरीके से होती है। अब ये सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है कि आपके पास जो एक्यूरेसी है वो किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की एक्यूरेसी, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की। जितनी आपके पास एक्यूरेसी इंक्रीज करती जाएगी आपके पास कंप्यूटेशनल टाइम इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन जितने ऑर्डर है आपके पास इंक्रीज करेगा, कंप्यूटेशनल टाइम इंक्रीज करेगा, लेकिन इतनी सोल्यूशन की एक्यूरेसी ही बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे थे एक दो, कि आपके पास अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंसिंग को डिफरेंसिंग टेक्निक को अपने मैनुअली कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और एक क्विज था आपके पास। आज हम बात करेंगे फाइनाइट डिफरेंस मेथड फॉर कंडक्शन प्रॉब्लम है। अब अगर कंडक्शन प्रॉब्लम के ऊपर हम उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाके देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आती है वो लैप्लासियन इक्वेशन है। पार्शियल डेल स्क्वायर टी के बराबर हमने बात की थी कि आपके पास लैप्लासियन होती है डबल डेल ऑपरेटर डेल डॉट डेल के बराबर। ये हमारे पास स्पेस में लैप्लासियन फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल जेड स्क्वायर। और ये जो हमारे पास टर्म निकल के सामने आ रही है ये आपके पास कहलाती है हीट जनरेशन टर्म्स। वास्तव में आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी हमें दल ला के अपनी हीट जनरेशन से इसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। और इज इक्वल टू आपके पास जो बिहेवियर है वो टेम्परेचर चेंज इन द टाइम स्केल बिहेवियर, ट्रांजिएंट बिहेवियर है। अब अगर हम बात करना शुरू करें टू डायमेंशनल कंडक्शन प्रॉब्लम की, इसमें देखें हमारे पास अभी ना हम हीट जनरेशन की बात करें ना हम वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करें, और जो हमारे पास जो डायमेंशनल जितनी पाई जाती हैं वो टू डायमेंशन पाई जाती है। तो इस सूरत में हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी कि पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल जेड स्क्वायर जीरो, आपके पास हीट जनरेशन आपके पास जीरो होना शुरू हो जाएगी, और ट्रांजिएंट रिस्पांस चूंकि ये स्टडी है तो ये आपके पास जीरो आ जाएगा। और हमारे पास जो टर्म निकल के सामने आती है वो पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर टी बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो निकल के आती है। अब डिफरेंशिएशन टेक्निक में ये कैसे इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी, हम इस पर थोड़ी सी कोडिंग करते हैं। सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंशिएशन पता है कि अगर आप आगे पीछे टेबल से देखें तो पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर आई और जे जो आपके पास नोड है उसके ऊपर किस तरीके रिप्रेजेंट हो सकती है। बाज बुक्स में आप इसको m और n के फॉर्म में देखेंगे। ये आपके पास आती है अगर हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपके पास ui+1j माइनस 2uij प्लस ui -1j। अब u आपके पास जो है वो वेरिएबल है जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। हीट कंडक्शन प्रॉब्लम में आपके पास ये u रिप्लेस हो जाएगा टेम्परेचर से। तो अगर मैं इसी को एक्सपेंड करूँ नेक्स्ट डायरेक्शन तो आपके पास क्या बनेगा ti+1j माइनस 2tij प्लस ti-1j ओवर डेल एक्स स्क्वायर आपके पास प्लस tij+1 माइनस 2tij प्लस 2tij-1 डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर। अब हम अपने प्रॉब्लम को जरा सिंप्लीफाई करने के लिए कह देते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके अंदर इसकी हम डिस्क्रिटाइजेशन करें तो आपके पास डेल एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई के बराबर है।
अगर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई, किस तरह का हमारे पास कोई स्क्वायर पाया जाता है। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक टेम्परेचर है टी लेफ्ट में, अगर इसको नाम दे दूं, सही है, ये मेरे पास टेम्परेचर यहाँ से एक आ रहा है टी बॉटम। अभी आप देखें हमने पिछली क्वेश्चन के अंदर हीट जनरेशन के फिनोमेना को निगलेक्ट किया, तो इसके अंदर कोई हीट जनरेट नहीं हुई। अभी हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि जो आपके पास अगर एक स्क्वायर प्लेट पाई जाती है, उसके 4 एंड्स के ऊपर किसी किस्म का प्रॉब्लम, कोई हम टेम्परेचर दे रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास थर्मल ग्रेडियंट किस तरीके से बन के सामने आ रहा होगा। ये आपके पास टी बॉटम हो गया और ये आपके पास टी राइट हो गया। अब बेसिकली जब मैंने इसको प्रोग्राम करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास एक ग्रिड है, मैंने उसको डिफाइन करना है, उसकी लेंथ कोई भी है, ये लेंथ और हाइट आपके पास जितनी भी पाई जाती है, विड्थ और हाइट जो मैं कह दूं, h से इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कोई भी 3, 4, 5 जो भी वैल्यू है। अब ये स्क्वायर है तो w आपके पास भी सेम आती जाएगी। एक 3 या 4 या 5 मीटर का आपके पास एक स्क्वायर पाया जाता है, जिसका एरिया आपके पास से अगर 3 है तो 3 स्क्वायर के बराबर पाया जाता है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ सब पार्ट्स के अंदर, कि अगर मैं इसको 4 नंबर ऑफ नोड्स पे 1, 2, 3, 4 इन एक्स डायरेक्शन और 1, 2, 3, 4 इन वाई डायरेक्शन जो करता हूँ, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई आपके पास बन के आता है। तो मेरे पास टी आई जे की इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करूं तो मेरे पास टी आई जे जो बन रहा है वो सारी की सारी वैल्यूज में उठा के इधर लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई अगर मेरे पास आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कॉमन लेके इसको मैं 0 कर सकता हूँ। फिर इसके बाद आपके पास इस टर्म को हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड में निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास टी आई जे की डिपेंडेंसी किसके ऊपर पाई जाएगी, टी आई प्लस 1 जे, टी आई माइनस 1 जे, टी आई जे प्लस 1 और टी आई जे माइनस 1। अब मैं इसको मैटलैब के तौर पे किस तरीके से करूंगा, मेरे पास ये मैटलैब प्रोग्राम इस चीज का लिखा हुआ है। मेरे पास सबसे पहले आप लोगों को जानते होंगे CLC क्लोज और क्लियर ऑल, ये तो आपके पास बेसिकली हमारे पास जो नीचे कैलकुलेशन विंडो है, इसको बाकी को पुरानी चीजें खुली हो उनको, और जो बाकी आपके पास बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन उसको क्लियर करने के लिए हम ये चीज आमतौर पर करते हैं, तो बेहतर ये इस्तेमाल कर लें। से मैं कहता हूँ कि अभी जी मेरे पास नंबर ऑफ डिविजन्स मैंने जो प्लेट लिया अपनी ये वाली, इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ डिविजन्स 10 डालनी है और इसकी विड्थ और हाइट मेरे पास 5 मीटर स्क्वायर पाई जाती है। तो मेरे पास नंबर ऑफ डिविजन्स n इज इक्वल टू 10 है, सिंपल। आपके पास विड्थ 5 और हाइट आपके पास 5 पाई जाती है। अब यहाँ पे मैं इस एक चीज निकल के सामने आ रही है, x इज इक्वल टू लाइन स्पेस 0 to w into n। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब मैं मैटलैब के अंदर लाइन स्पेस की प्रोग्राम दे रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ, तो मेरे पास 0, w और n, मेरे पास एक ऐसा वेक्टर जो 0 से लेके w तक उसकी लेंथ है और उस पर नंबर ऑफ डिवीजन n के बराबर पाए जाते हैं। से अभी के केस में मेरे पास क्या है, मेरे पास 0 है और विड्थ आपके पास 5 तक जा रही है, 0 to 5, और नंबर ऑफ डिविजन्स मेरे पास कितनी है, 10 है। तो अब क्या होगा, एक मेरे पास 0 होगी, अगली मेरे पास कौन सी आ रही होगी, 0.5 आ रही होगी, उससे अगली कौन सी आ रही होगी, 1 आ रही होगी, 1.5, 2, इसी तरीके से मेरे पास नंबर ऑफ डिवीजन जो 10 निकल के सामने आ रही होगी। इंक्रीमेंट मेरे पास 0.5 का आ रहा है। तो ये लाइन स्पेस जो है, एक मेरे पास x आपके पास वेक्टर क्रिएट कर देगा जो कि 0 से w तक वेरी कर रहा होगा और उसमें जो है नंबर ऑफ डिविजन्स 10 के बराबर है। इसी तरीके से जो y डायरेक्शन में है वो लाइन स्पेस 0 to n, 0 to h और n आपके पास से, अगर मेरे पास ये अनसिमेट्रिक होता, मैं कहता जी ni जो है वो 10 है और nj आपके पास वो 20 के बराबर है, तो आपके पास यहाँ पे वेक्टर लेंथ भी डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसका आपके पास फर्क कहाँ पे आता है, जो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन डिराइव हो गया इसमें डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई के बराबर नहीं पाया जाता। अब सबसे पहले जिस तरीके से आप
आपने एक इनिशियलाइजेशन करनी होती है। इनिशियलाइजेशन से मुराद क्या है कि मैंने एक इनिशियल मैट्रिक्स डिफाइन करना है। मैं अब एक t इज इक्वल टू जीरोस n का मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ। ये कमांड किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? आप लोगों ने मैट्रिक्स जनरेट कर देगी 10 by 10 का। बिल्कुल 10 by 10 का एक जीरो मैट्रिक्स जनरेट कर देगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल n लिया हुआ तो 10 क्रॉस 10 का करेगा। अगर मैं n कॉमा m कर देता तो मेरे पास जोन सा वो जो है रोज और कॉलम्स वो डिफरेंट हो जाते, तो वो उस लिहाज से भी चेंज कर सकता है। तो अब मैंने क्या किया, अपनी स्पेस के अंदर एक मैट्रिक्स जनरेट कर दिया जो कि यार अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको मैं ज़बानी बोलता हूँ, जो कि टेम्परेचर का मैट्रिक्स जनरेट कर रहा है 10 क्रॉस 10 का, जिसमें सारी की सारी वैल्यूज 0 है। अब मैं कहता हूं कि जी मेरे पास से लेफ्ट साइड के ऊपर टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास सबसे पहले चीज बन के आ रही है वो कौन सा है, पहली जो जो आपके पास है वो 1, और ये 0 to n सारी की सारी वैल्यू 1 से लेकर n तक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से मेरे पास राइट साइड के ऊपर से 500 आ रही है। तो अब मेरे पास कौन सा आ गया, मैं किस वेक्टर के ऊपर जा रहा हूँ, n नंबर के ऊपर जा रहा हूँ, और 1 से n तक उसकी वैल्यू 500 है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं अपने जो है टॉप और बॉटम टेम्परेचर्स की, तो से अगर मेरे पास टॉप पे टेम्परेचर 1 जो आपके पास आ रहा है 1 यहाँ पे है, से रिप्रेजेंटेशन आ रही है, ये 200 डिग्री सेल्सियस है, और बॉटम की टेम्परेचर आपके पास 300 डिग्री सेल्सियस है। अब बेसिकली मैंने क्या काम किया, यहाँ पे टेम्परेचर का एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया है जो कि 10 क्रॉस 10 का है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने फिक्स टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशंस दे दी कि मेरे पास टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, लेफ्ट साइड के ऊपर जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी इस की जो इससे रिलेटेड जो रो है वो डिफाइन कर दी है, वो 1 और 1 से n तक उसकी 100 वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे 500 आ रहा है, यहाँ पे से 200 की वैल्यू मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, और यहाँ से 300 वैल्यू। अब बेसिकली क्या हुआ है, एक मेरे पास मैट्रिक्स क्रिएट हो गया है जिसके सेंटर के अंदर उसके एक्सट्रीम रोज एंड कॉलम्स को करके सारा जीरो मैट्रिक्स है, और यहाँ पे आपके पास बाउंड्री कंडीशंस जनरेट होगी। इसके बाद आप जब भी सीएफडी सिमुलेशन में लिखते हैं किसी भी चीज में, वो आपके पास एक चीज आती है रेसिडुअल। मैं चाहता हूं मेरे पास एक्यूरेसी आए 10⁻⁵। 10⁻⁵ से मुराद क्या है कि मेरे पास दो कंसेक्टिव आइट्रेशंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो 10⁻⁵ से कम हो। ये तो मैंने रेसिडुअल सेट कर लिया कि इतना मेरे पास मुझे अचीव करना है। अब मेरे पास एरर जो है इनिशियली मैं अगर 1 डिफाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि एरर की वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूँ इनिशियली प्रोग्राम देने से पहले कि मेरे पास एरर 1 है, यानी कि जो ओल्ड टेम्परेचर था और नए जो टेम्परेचर है उनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। ये क्यों हम कर रहे हैं इसको अभी हम आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे। और फॉर k इज इक्वल टू 0 हम अपना एक लूप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो k हमने कोई ले लिया, आपके पास कोई भी वैल्यू ले ली जिसकी जो जब तक रेसिडुअल टेस्ट-5 तक नहीं होता, नहीं पहुंचेगा, तो आपके पास ये अपडेट होता रहेगा। अब हमने वाइल का लूप लगाया। वाइल का कमांड क्या लगाई कि हमने कहा कि जी एरर जब तक रेसिडुअल से ज्यादा है हमारे पास ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। सिंपली जैसे ही मेरे पास एरर जो है वो 10⁻⁵ से कम होगा, ये आपके पास लूप टूट जाएगा, और हम उसके बाद इसकी प्लॉटिंग के ऊपर चले जाएंगे। अब क्या हो रहा है, हमारे पास k की वैल्यू अपडेट करिए, k इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 0 है, k की वैल्यू अपडेट करके 0+1 पे जा रहा है। हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया t ओल्ड के नाम से, जो कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग यहाँ टेम्परेचर मैट्रिक्स है उसको, जिसके ये बाउंड्री कंडीशंस भी लगी हुई हैं, उससे रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों हमने ऐसा किया। अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। हमने जो x डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करनी है, अगर हम कहें i और j के लिहाज से, अब आप देख सकते हैं कि हमने अपनी बाउंड्रीज के ऊपर तो जो है वो टेम्परेचर की वैल्यूज दे दी हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है
कि मेरे पास जो नोड नंबरिंग स्टार्ट हो रही होगी, जिसकी मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, वो 2 से स्टार्ट करके n-1 के ऊपर जा रही होगी, दोनों सूरतों में, y x और y के अंदर। तो हमें एक नेस्टेड लूप बनाना पड़ेगा जिसमें i की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है और n-1 तक चलती जाएगी। ये चीज जरा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि अगर हम फाइनाइट वॉल्यूम मेथड के अंदर आगे जाएंगे, उसमें आप देखिएगा वहां पे हमारे पास एक चीज आती है सेग्रीगेटेड ग्रिड। सेग्रीगेटेड ग्रिड का मतलब ये होता है कि आपका जो सेल है उसके 4 पे तो एंड पे नोड्स पाए जाते हैं, लेकिन उसके सेल सेंटर पे भी कुछ एक नोड पाया जाता है और कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ओवरऑल ग्रिड बनता है, जो हम जब जाकर देखेंगे उसको थोड़ा सा, तो जो ग्रिड बनेगा वो एक हाफ ग्रिड स्ट्रक्चर से ज्यादा पाया जाता होगा। यहाँ पे x/2 और या y/2 की वैल्यू भी पाई जाती होगी। तो इस चीज को थोड़ा सा, ये इतनी मुश्किल नहीं अंडरस्टैंड करना, आप लोगों को ये समझ आ रही होगी। तो नेस्टेड लूप बेसिकली आपके पास शो कर रहा है i और j की वैल्यू। अब मेरे पास i की वैल्यू 2 है, सबसे पहले मैं j का लूप चला रहा हूँ। यह हमारे पास Tij है, या आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि पीछे से आपके पास इधर से आप निकाल के सामने ला लेंगे। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं Tij की फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं इसकी डिपेंडेंसी j-1, i-1j, i+1j और ij+1 की सिंपल आपके पास इक्वेशन पाई जाती है। सबसे पहले हमने j का लूप खत्म किया और फिर उसके बाद i का लूप खत्म किया। अब बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास एक इनिशियल मैट्रिक्स था जिसको हमने नाम दे दिया टी ओल्ड मैट्रिक्स का। उसमें क्या होगा, एक नई कैलकुलेशन हुई और हमने हर पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन करके ले आए और एक नया मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अब हमारे पास एरर क्या होगा, एरर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है मैक्स abs t ओल्ड माइनस टी। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपने किसी वेक्टर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को निकाला, सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू, हम एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर बात करेंगे, टी ओल्ड माइनस टी1, उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी पॉजिटिव वैल्यू उसको हम देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास रेजिडुअल पॉजिटिव उसके लिहाज से तो सिंपल आपने एब्सोल्यूट लेना है। जब आपने किसी वेक्टर के अंदर मैक्सिमम फाइंड करना हो तो सिंपल एक मैक्स की कमांड होती है आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी मैट्रिक्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो बेसिकली कौन सी होगी आपके पास, आप मैक्स करेंगे। पहले वो एक वेक्टर पकड़ेगा जो सबसे, जिसके अंदर आपके पास एवरेज वैल्यू सबसे हाई होंगी, और फिर उस वेक्टर के अंदर पाई जाने वाला सबसे हाईएस्ट वैल्यू को वो पिक करेगा। अब ये आपके पास एरर आ गया। ये एरर जब तक रेजिडुअल से कम नहीं होगा टेम्परेचर का, 10⁻⁻5 तक नहीं पहुंचेगा, आपके पास ये लूप चलता रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे अब क्या होगा, आपके पास एक अपडेटेड टेम्परेचर की वो बन के सामने आ जाएगा, मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। और सिंपल अगर मैं उसको कंटूर एफ अगर मैं इस्तेमाल करूँ, कंटूर प्लॉटिंग के लिए होता है, इसमें आप जाके इसको थोड़ा सा अगर प्ले करें, मेरे पास ये एक्स और वाई कॉलम्स इक्वल लेंथ के ना होते तो ये प्लॉट नहीं कर सकता। तो ये एक्स और वाई के ऊपर टेम्परेचर के कंटूर प्लॉट कर देगा। कलर बार मैंने जो बेसिकली शो करने के मेरे पास कलर बार क्या आ रही है और कलर मैपिंग हमारे पास, अभी मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास जो प्लॉट बन के सामने आ रहा है, मैंने रन किया है कमांड को, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कलर प्लॉटिंग बन के सामने आ गई। ये बेसिकली अब क्या है, हमारे पास विड्थ थी 5 की और हाइट थी आपके पास 5 की एक प्लेट की। टॉप पे आपने जो भी टेम्परेचर इस तरीके से देना शुरू किया, ये बेसिकली हमने क्या किया है, इसको अगर हम रोटेट कर देंगे तो आपके पास उस चीज की एग्जांपल आना शुरू हो जाएगी। आपके पास टेम्परेचर रेंडरिंग मौजूद है, ये लेजेंड जो शो कर रहा है किस चीज को शो कर रहा है, टेम्परेचर को शो कर रहा है। आपके पास मिनिमम टेम्परेचर 100 था जो कि लेफ्ट साइड पे पाया जाना था, मैक्सिमम आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस था। आपके पास टॉप और बॉटम का टेम्परेचर इस तरीके से पाया जाता है। ये चीज आपके पास लेजेंड को शो कर रही है। इसे अगर मैं इसे प्ले करना चाहता हूँ कलर बार, मेरे ख्याल में इसको मैं नॉर्थ पर रखूँ,
थोड़ा फिर टाइम लगेगा। आपके पास ये कलर बार ऊपर नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। ये जो कलर मैप है ये जेट कलर को शो कर रहा है यहाँ पे आपके पास। अगर मैं इसको कह दूं आई गेस ग्रे, तो बेसिकली आपके पास ग्रे प्लॉटिंग आना शुरू हो गई। अगर मैं इसको सिंपल वो कर दूं तो हमारे पास आई गेस मैजेंटा कलर के अंदर आपके पास वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या था, एक छोटा सा 2 डायमेंशनल हीट कंडक्शन का प्रोग्राम था। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइंस है, लाइन के अंदर इतनी स्मूथिंग नहीं पाई जाती। अगर मैंने इस चीज को स्मूथ करना हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट को स्मूथ करना हो, तो मेरे पास क्या होगा, मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा कोर्स करके देखता हूँ। नंबर ऑफ नोट्स मैं जो हूँ 4 पे लेके जाता हूँ। अब देखेंगे हमारे पास रिजल्ट्स कितने रफ आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे एक टेम्परेचर नोट बना हुआ है, एक यहाँ पे नोट बना हुआ है, एक यहाँ पे नोट बना हुआ है और एक यहाँ पे बना हुआ है। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वही कम है, आपके कंटूर्स स्मूथ नहीं बनते जा रहे। इसी को मैं अगर नंबर ऑफ नोट्स को 40 कर देता हूँ तो आपके पास स्मूथनेस आना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं अगर इसमें करने के लिए मेरे पास होता है टिक, स्टार्ट करूं और एट द एंड मैं इसको टॉप करूं, तो मेरे पास अब देखें मेरे पास नंबर ऑफ वो क्या थे, नोट्स थे 40 अभी, और मेरे पास जो टोटल टाइम इलेप्स्ड आया है वो 0.7628 सेकंड्स का आ रहा है। मैं अगर इसी की जगह अपने नंबर ऑफ नोट्स 4 कर देता हूं और अब देखता हूं, इसको याद रखिएगा 0.76 आपके पास सेकंड्स आ रहे हैं 40 नंबर्स पे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 0.695315 आ रहा है। ये आपको एक, ये तो आपके मिली सेकेंड्स के अंदर वेरिएशन आ रही है, लेकिन आप इमेजिन करें ये सिर्फ आपने नोट 4 से लेके 40 तक की। अगर से मैं इसको 400 कर देता हूँ फिर कितने आएंगे आपके पास, मैटलब हो गया मेरे पास। आई गेस कुछ ज्यादा ही मैंने कर दी इस लिहाज से। करके देखते हैं, क्या पता हमारा कंप्यूटर चल पड़े इस पर। कंप्यूटर हमारे ख्याल में हैंग कर गया इस टाइम। चले बहरहाल इसको जरा ट्राई करिएगा, टिकटॉक डाल के जरा करिएगा अपने कंप्यूटर्स के अंदर और देखते जाइएगा किस तरीके से आपके पास सोल्यूशन आती है। अगर मैं यहाँ पे अपना कर देता टी, हैंग कर गया, इसको क्या कर सकते हैं। बहरहाल इधर कंप्यूटर में थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे स्टार्ट होने में। तो ये हमारे पास एक बेसिक प्रोग्राम था जो कि फाइनाइट डिफरेंस 2 डायमेंशनल हीट कंडक्शन प्रॉब्लम को करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से कहूँ इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करें जिसके अंदर आपके पास डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू डिफरेंट हो, तो आप कर सकते हैं अब इसको। हाँ जी मुआज, मुआज यस है, सर। हो जाएगा आसान। सर एक दो चीज बता दें सर। जी जी अच्छा। वो बताएं सर, एक तो वो इक्वेशन जो आपने लिखी थी वहाँ पे लूप के अंदर, वो जी जी 0.25 इंटू इक्वेशन एक सही है, ठीक है वो वाली। और और जो आपने टॉप एंड बॉटम पे टेम्परेचर डिफाइन किया है
सर उसके अंदर जो आपने वो ब्रैकेट्स में वो इंटरवल्स डिफाइन किए सर, वो भी एक दफा रिवाइज कर। देखिए काशान, हमने क्या बात की थी, अगर मैं उस इक्वेशन को लेके चलना शुरू करूं, मैं यहाँ से स्क्रीन क्लियर करता हूँ। इसकी ऑप्शन नहीं आ रही मेरे पास। चलिए बहरहाल यहाँ से देखिएगा, पॉइंटर कलर चेंज करते हैं। अब आपके पास क्या था, मैंने कहा था डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई है। तो बेसिकली डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई हो गया, दोनों साइडों पे आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर आ गया डेल एक्स स्क्वायर। इसको मैं अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, टी आई प्लस 1 जे माइनस 2 टी आई जे प्लस टी आई माइनस 1 जे प्लस टी आई जे प्लस 1 माइनस 2 टी आई जे प्लस टी आई जे माइनस 1। मैं दोनों 2 टी आई जे को उठा के इधर ले गया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 4 टी आई जे इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ द इक्वेशन। तो सिंपल वन, वो 0.25 बेसिकली क्या था, मैंने 4 उधर उठा के नीचे ले गया डिनोमिनेटर में, तो वो 1/4 टी आई प्लस 1 जे टी आई माइनस 1 जे टी आई जे प्लस 1 टी आई जे माइनस 1, जो यहाँ पे हमारे पास मैटलैब में इस जगह प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास वहां से निकल के सामने आ गया। अब अगर मेरे पास मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं होंगे, डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वाई, तो आपके पास ये इक्वेशन ही नहीं वैलिड होगी। क्यों, डेल एक्स डिफरेंट है, डेल वाई डिफरेंट है। तो फिर क्या करना है, थोड़ा सा बैठ के सोचना है। दूसरा, आपने जो कहा कि मेरे पास जो टेम्परेचर है, ये मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, मेरे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है, ये मैं टेम्परेचर मैट्रिक्स, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, इसे 10 का बना देता हूँ। बेसिकली हुआ क्या है, अगर मैं इधर से टेम्परेचर अपना मैट्रिक्स शो करूं, तो ये मेरे पास टेम्परेचर मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपके पास रिप्रेजेंटेशन हो रही है, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स आपकी स्विच हुई है। हमने वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन दी टेम्परेचर से, आपके पास ये सारी की सारी बाउंड्री कंडीशंस है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 200 है, ये आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है सारी की सारी, ये आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास 300 है, और ये जो सेंटर में आपकी कैलकुलेशन है, ये सारी की सारी आपकी फाइनाइट डिफरेंस की कैलकुलेशन है। ये अब क्या था, इनिशियली मैंने जब प्लॉट किया चीज को यहाँ पे, अगर मैं t इज इक्वल टू जीरोस करता हूँ, या सिंपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ जीरोस एन, ये मेरे पास एक 10 क्रॉस 10 का 0 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इसमें मैं अब अगली कमांड जो दे रहा हूँ वो ये है, अब इस टेम्परेचर निकल के आ रहा है, लेकिन इसमें आपके पास फर्स्ट कॉलम आपके पास कौन सा है, अब इनिशियली आपके पास क्या हुआ था, हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स बना था वो क्या था, 0 0 का था, उसके अंदर मैंने अपनी वैल्यू प्लग इन कर दी बाउंड्री कंडीशन की, और सेंटर के अंदर यहाँ पे जितनी वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी। अब से फर्स्ट स्टेप के अंदर कोई वैल्यू आई, अब मैं इसमें से कहता हूँ कि मेरे पास आप देख सकते हैं कि मैंने कमांड दी मैक्स मैक्स टी, अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 डिग्री सेल्सियस वाले को। ये आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या कर रहा हूँ, टी ओल्ड माइनस टी डैश, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स पहले स्टोर है टी ओल्ड, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ वो, और जो करंट अभी जो कैलकुलेशन मैट्रिक्स हुई है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका डिफरेंस लेंगे। देखिए इनिशियल जो मैट्रिक्स था वो आपके पास जीरोस का था, जिसमें आपके पास सिर्फ रोज एंड कॉलम जो एच के ऊपर थे उसके अंदर बाउंड्री कंडीशन थी। अब अपडेट किया आपने, एक नया मैट्रिक्स टी बन के आया,
टी ओल्ड माइनस टी आपने कैलकुलेट किया, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो रेजिडुअल से अगर कम नहीं थी, अब जो आपके पास नया मैट्रिक्स टी है वो टी ओल्ड बन जाएगा और आपके पास नया मैट्रिक्स टी कैलकुलेट होगा। तो ये आपके पास एक लूप चलता जा रहा है, पहले टी ओल्ड है फिर टी है, फिर अब आपके पास ये करंट टी जो है ये टी ओल्ड बन जाएगा और नेक्स्ट टी जो है आपके पास वो टी न्यू बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास सिक्वेंशियल प्रोसेस चलता जाएगा, आइटरेटिव मेथड चलता जा रहा है। ठीक है, आई होप कि मैंने इसे जो वो आपको एक्सप्लेन किया, अगर नहीं आ रही तो फिर सर ये मैक्स मैक्स आप जो कह रहे थे मैक्स मैक्स 2 टाइम यूज करेंगे और सिंगल, इन दोनों क्या फर्क बता रहे थे? अब आप देखें ना, ये मैंने मैक्स सिंपल, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मैं मैक्स मैक्स टी आपको करता हूँ। ठीक है, ये बता रहा है कि ये जो मेरे पास टेम्परेचर का मैट्रिक्स है इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 500 की आ रही है ना एक जगह पे वैल्यू, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सिंपल मैक्स टी करके देखता हूँ। ये मेरे पास सबसे बड़ा जिसकी एवरेज वैल्यू सबसे ज्यादा, कौन सा वेक्टर मेरे पास सबसे बड़ा आ रहा है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कॉलम वेक्टर हो सकता है, रो वेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, समझ लें इस तरीके से आपके पास एक जो वेक्टर जो सबसे बड़ा है उसको पहले चूज करेगा। अच्छा, फिर मैक्स मैक्स टी से मुराद क्या है कि उस वेक्टर के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू उसको निकालेगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? अगर x और y इक्वल नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे वो पूरा उसको डिफाइन करना पड़ेगा अलग-अलग x y, अलग-अलग डिफाइन करना पड़ेगा। आपकी जो प्रोग्राम है वो यहीं से चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपका n और m दो बनते जाएंगे। जब ये n और m बनता जाएगा आपके पास t's भी n और m की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। फिर खाली n नहीं रहेगा, n और m आपको चेंज करना पड़ेंगे, फिर आपका पूरे प्रोग्राम में थोड़ी थोड़ी चेंज आना शुरू हो जाएगी। ये मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ और इसको कोशिश करिएगा जो है अनइवन मैट्रिक्स उसमें करने की कोशिश करें। ठीक है, चले यार, फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों का अभी अपलोड कर देता हूँ प्रोग्राम और इसको देखिएगा। फिर इंशाल्लाह अज़ीज कल तो क्लास नहीं हो सकती और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से परसों या जुमेरात वाले दिन, जिस दिन भी आप फारिग हुए, फिर आप लोगों से। ठीक है, चले आते हैं। थैंक यू यार, फिर इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।